आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, पर्यावरण, विकास और लोग। अब ये टॉपिक देखिए आज के टाइम में डे बाय डे बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जिसका जो रोल यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा है, वहीं पर आईएएस पीसीएस में भी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी इस टॉपिक का रोल बढ़ता जा रहा है। इससे डे बाय डे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये हर परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। इसके अंतर्गत जो पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अब इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो है वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना है या डिसोल्यूशन है। वहीं पर देखिए हमारा जो है वर्षा में खनिजों का घुलना या फिर मिनरलों का डिसोल्यूशन है। ये फिर देखिए सी बना इसका हमारा वर्षा में धूल कणों का घुलना। डी बनेगा हमारा वर्षा में मृदा विलयन का घुलना। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ए। ये आंसर बनेगा, देखिए इसमें है वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना जो है हमारा एसिड रेन या अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अब देखिए जो है अम्लीय वर्षा या ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो, अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6 से कम हो। जब वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। मानव जनित स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल के जल से अभिक्रिया करती है और तो सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। यह वर्षा जल के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा का प्रभाव प्रकट करती है। मतलब देखिए हमारा जो आंसर बनेगा ए आंसर बनेगा इसका जो है ये ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, आप उसको कहते हैं आवास, परितंत्र या इकोसिस्टम, निकेत निच या नीचे, बायोमी या बायोम। अब देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ये बनेगा हमारा ई आंसर बन जाएगा हमारा जो है। इसका मतलब देखिए हमारा ये ई आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है वह स्थान जहां जीव रहता है, देखिए वह आवास कहलाता है। आवास स्पष्ट भौतिक लक्षणों से युक्त होता है। आवास उस स्थान को इंगित करता है या बताता है जहां संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है। एक आवास में कई नीचे या निकेत हो सकते हैं। निकेत द्वारा हमें किसी प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप में निकेत कहते हैं। अतः आवास एवं निकेत जीवों के निवास स्थल होने के कारण इसमें जो है किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। इस कारण देखिए जो है इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा ई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो कमीशन ने भी इसका जो है कमीशन आया है उसका भी जो है ये ई ही आंसर दे रही है। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अब इसमें बताना है किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। इसका आंसर बनेगा हमारा H2SO4 यानी सी बनेगा इसमें आंसर हमारा। अब देखिए अम्ल वर्षा में सर्वाधिक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, जिसकी मात्रा लगभग 70% होती है यानी 70%, और जबकि शेष नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है।
इसका आंसर बन गया हमारा सी, ये हमारा सी बन जाता है। नेक्स्ट, यदि जल प्रदूषित वाटर पॉल्यूशन इस गति से होता रहा तो अंतर्गोत्वा, देखिए इसमें देखिए हमारा जो है आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रोजन अनुपालन हो जाएगा, या फिर कहते हैं जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा वो बनेगा डी आंसर जो है, यानी इसका और का डी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम जो है जल प्रदूषण की तीव्रता से क्या है संपूर्ण परिस्थिति के या परिस्थितियों में और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करेगा, और विशेष रूप से जलीय जीवों को जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर है। प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन में कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और साथ ही सवेल, खरपतवार आदि उग आने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें देखिए हमारा आंसर बनेगा वो डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? अब देखिए जो है इसमें देखिए यह पीने के पानी में जो प्रदूषक पाए जाते हैं उनको देखिए आप जो है, इसमें देखिए हमारा आंसर बनेगा आर्सेनिक, ये ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो है सोराबेटॉल, ये नहीं बनेगा। इसमें फ्लोराइड, ये फ्लोराइड बनेगा, ये भी सी है इसमें जो है। उसके बाद देखिए आप जो है फॉर्मोल्डिहाइड नहीं, इसके बाद है यूरेनियम, ये 5, ये 3 है, यानी हमारा 1 3 5 1 3 5 बनेगा हमारा, ये सी आंसर बन जाता है इसका, इसका बनेगा हमारा सी आंसर। देखिए अब देखिए भारत के कई राज्यों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे घातकों व जहरीले तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए इसका जो है आंसर देखिए हमने बताया आपको, इसका आंसर बना हमारा जो है देखिए वो सी आंसर है। वहीं पर देखिए जो है भारत के अधिकतर राज्य जल प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बताते हैं आपको उड़ीसा की बात करते हैं, या फिर हम मेघालय, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जो है ये जल प्रदूषण से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? अब इसमें देखिए इसके लेखक जो हैं वो है हमारे रिचर्ड कार्सन, यानी कि हमारे सी आंसर बन जाता है इसका, सी आंसर देखिए। अब साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक है रिचर्ड कार्सन, इस पुस्तक में जो है पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। रिचर्ड कार्सन एक अमेरिकी इन्वायरमेंटलिस्ट है या फिर पर्यावरण विदवादी है। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, पोस्के या सस्टेनेबल टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या उद्देश्य है? अब इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना है। देखिए इसमें फिर उपरोक्त में कोई नहीं, इसका आंसर बनेगा आपका सी, इसका सी बन जाएगा। आपको देखिए जो है, अब देखिए जो है सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं या पोस्ट किए पर्यटन का मुख्य उद्देश्य,
सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना है। तो इसका आंसर हमारा क्या बना, ये बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखिए हमारा, देखिए 2050 जो है, इसका जो अभिप्राय है देशों को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। ये तो नहीं है इसका, देखिए आप जो है। उसके बाद देखिए इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। अब इसका बनेगा हमारा, यानी देखिए हमारा जो आंसर बन जाएगा इसका, देखिए वो उसका बनेगा जो है ओनली 2 की बात करते हैं मुझे। अब इसका आंसर बनेगा हमारा बी, ओनली 2, यानी 1 इसका सही है। तो आंसर बनेगा हमारा बी। अब देखिए जो है हाल ही में जो है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो कहते हैं जो है रोड मैप जारी किया गया है, जिसका नाम नेट जीरो बाय 2050 रखा है। यह विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोड मैप है। 2050 के लिए नेट जीरो से अभिप्राय कि किसी भी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण के ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। यानी आंसर बना हमारा वो सी, बी आंसर जो है वो है। नेक्स्ट, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसके विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक देखिए, पहला क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखिए है इसका आंसर जो है रिचर्ड कार्सन है। ये आपका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। देखिए अब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा वो 1968। ये इसका आंसर ए बन जाता है हमारा, यानी ए आंसर हो जाता है हमारा। अब देखिए जो है स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संगोष्ठी 1968 में प्रस्तावित की गई। वर्ष 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उभरते हुए वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करते हुए पहली बार जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई थी। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। अब देखिए इसका आंसर जो बना हमारा वो ए बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य जो स्रोत है, देखिए आप जो है इसमें देखिए आप जो है सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। अब देखिए इसमें बनेगा हमारा जो है वो बनेगा हमारा ए आंसर, सड़ते हुए वनस्पति या पशु पदार्थ। ये हमारा ए आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का जो मुख्य जो स्रोत है वो सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी तीव्र दुर्गंध होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल ब्रेकडाउन से उत्पन्न होता है। जैसे दलदलों और शिविरों में इसी प्रक्रिया को आमतौर पर आवासीय पाचन के रूप में जाना जाता है, जो सल्फेट कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में
ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसको लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने की हानिकारक माना जाता है। अब देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा खाद्य परिरक्षक या फूड प्रिजर्वेटिव्स, फल पकने वाले पदार्थ, या फिर पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक का पात्र, या फिर कहते हैं प्रसाधन सामग्री या टॉयलेटरीज। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा हमारा वो डी बनेगा आंसर, ये हमारा डी आंसर बन जाता है। यानी कि जो है प्रसाधन सामग्री जो है, ये समझिए जो है में जो है ट्राइक्लोसन विद्यमान होने के सर्वाधिक संभावना है, जिससे लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने का हानिकारक माना जाता है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं जो है ट्राइक्लोसन का उपयोग उपभोक्ता उत्पादों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए तथा रोगाणुरोधी रसायनों के रूप में किया जाता है। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि ट्राइक्लोसन न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पैदा कर सकता है और न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे हाथ धोने का साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, एथलेटिक कपड़े से लेकर खाद्य पैकेजिंग तक की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पर अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन ने इसके उपयोग पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि भारत में ट्राइक्लोसन आधारित उत्पादों के उपयोग पर अभी तक इस तरह का किसी भी नियमन का अभाव है। तो इसका आंसर देखिए बना हमारा, वो बना हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए आप जो है। अब इसमें देखिए हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये फसल ओब्लिक जैव मात्रा में अवशोषों के दहन के कारण ही वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? ये सारे होते हैं। इसका आंसर बन गया हमारा डी आंसर है इसका, ये हमारा डी आंसर बन जाता है। देखिए आप जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए मतलब जो है फसल ओब्लिक जैव मात्रा के दहन के फलस्वरूप वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ब्लैक कार्बन, कार्बनिक यौगिक, गैर वाष्पशील गैसों और एरोसोल जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। ये वैश्विक वायुमंडल जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर देखिए हमारा डी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है? अब देखिए ये हमारा जो है ये बनेगा हमारा जो है देखिए नारियम, नीम, बोगनविलिया, या फिर कहते हैं कैलोट्रेपिस। इसका आंसर बनेगा हमारा सी, यानी बोगनविलिया, यानी सी आंसर बनेगा हमारा। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी जो है ये वाहनों के प्रदूषक को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ बोगनविलिया पौधा उगाया जाता है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका का स्थानीय पौधा है। इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? अब इसमें देखिए हमारा जो आंसर बनेगा, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के मतलब जो है सारे के सारे रहेंगे। इसका आंसर बनेगा डी, यानी ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी इसका आंसर बन गया हमारा डी आंसर बन जाता है इसका। देखिए अब देखिए यह है भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुख्यतः सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड
पार्टिकुलेट मैटर आदि प्रदूषक मुक्त किए जाते हैं। इसका आंसर बना हमारा, देखिए डी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अब इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है बनेगा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, ऑक्सीजन। ये बनेगा हमारा बी आंसर, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी इसका आंसर बन जाएगा। अब देखिए जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड इसे कहते हैं H2S, वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे भी अकार्बनिक गैसीय के प्रदूषक है। ये देखिए हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? अब इसमें देखिए हमारे पास देखिए जो है हम बैग फिल्टर की बात करते हैं, साइक्लोन कलेक्टर की बात करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर की बात करते हैं, या फिर साइक्लोन डिवाइडर की बात करते हैं। देखिए इसका डी आंसर नहीं है, बाकी जो है इसे इसका नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की रोकथाम का यंत्रीय जो विधि है वो बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर है, किंतु साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि नहीं है। इसका आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है वो आंसर बनेगा जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का और ध्वनि प्रदूषण का। ये बनेगा हमारा सी, एयर पोल्यूशन, यानी इसका सी बन जाता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल की बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की मात्रा में क्रम से वृद्धि होती जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा ही पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए इसका देखिए हमारा वो 1986 की बात करते हैं, यह आंसर बन जाता है हमारा ए। अब देखिए जो है वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसके अतिरिक्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वहीं पर जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इसका आंसर देखिए हमारा जो है आंसर ये बन गया। नेक्स्ट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है। अब इसमें देखिए ये है हमारा अजैव अपघटनीय प्रदूषण या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, यानी इसका आंसर बी बन जाएगा हमारा। ये आंसर इसका बी हो जाता है। अब देखिए जो है DDT एक अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है, अर्थात जो अपघटित नहीं होता है। DDT का प्रयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता है तथा कुछ देशों में इसे मलेरिया नियंत्रण के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 से इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंध कर दिया था। इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि एक तरह से डिग्रेडेबल है? इसका देखिए आंसर हमारा वो बनेगा हमारा वूल या ऊन, प्लास्टिक का कप, एल्यूमिनियम फाइल, कांच की बोतल। ये बनेगा हमारा ए आंसर, यानी ऊन या ऊन बनेगा जो है। अब देखिए जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा उन्हें पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं। इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है
कौन एक ऐसा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अन्य जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे मानव और पशु अवशिष्ट उत्पाद, लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री आदि, मृत जीवों के अवशेष, अंडे का खोल आदि है। इसका आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। अब देखिए प्रकाश धुंध होता है, इसमें बना ओजोन, यानी ए हमारा बी, ये आंसर हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। अब इसमें हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, देखिए वो जो है वो दे बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये हमारा डी आंसर बनेगा, यानी आर्गन जो है। अब देखिए जो है आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि होती है। तो इसका आंसर दे बने हमारा डी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवदेहवी स्रोत है। अब इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा आंसर हमारा कपास, धान, गन्ना, गेहूं, ये बनेगा राइस यानी धान, ये बनेगा हमारा सॉरी बी आंसर बन जाएगा हमारा। देखिए जी, अब धान की जो खेती मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवदेहवी स्रोत है, जिन्हें पिछले 20 वर्षों में तापमान वृद्धि के लिए CO2 से 80 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें देखिए हमारा जो है गंगा नदी को पर केवल नए बांध बनाना, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, इसका आंसर बनेगा सी, ये हमारा सी आंसर है। देखिए क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, इसे चेक कर लीजिए, जो स्थिति बनेगी फिर आपसे नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे। ओके।